आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो हेल्प करेंगी आपको 95 प्लस स्कोर करने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एग्जाम के बाद रिग्रेट करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स और ऐसी टिप्स जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे कम टाइम में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हम देखेंगे करना क्या है, व्हाट टू डू, एंड देन हम देखेंगे कि स्केड्यूल क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक मिथ होता है, अगर उनको कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वो उनको क्रैम करके एग्जाम में चले जाते हैं। ये चीज़ पहले के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ठीक है, वो लोग स्कोर कर लेते थे, लेकिन अगर हम बात करें अब के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। जो पेपर पैटर्न आया है उसमें जो सेक्शन ए है वो 22 मार्क्स का है। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं फॉर्मूलाज, ग्राफ्स, एसआई यूनिट्स या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब आते हैं सेक्शन बी, सी और डी पे। इनमें जो 50% क्वेश्चंस है वो बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे जिनमें डेरिवेशंस भी इंक्लूडेड है, लेकिन जो बाकी के 50% आएंगे वो होंगे या तो न्यूमेरिकल्स या एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। हमने क्या देखा, जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो या तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है या न्यूमेरिकल्स है। तो रोट लर्निंग अब काम नहीं करेगी। सो आपको क्या करना है, फोकस किस पे करना है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि रोट लर्निंग पे। अब हम देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले बात करें तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को थॉरोली रीड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरी बुक्स में फोकस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो सीबीएसई एग्जाम को क्रैक करने की है वो है एनसीईआरटी, उसको भूल जाते हैं। सो अगर आप एनसीईआरटी को 3 to 4 टाइम्स मिनिमम अगर गो थ्रू करोगे तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और दूसरा, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होगी तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प होगी। एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे रीड करें उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक रिवीजन शीट बनानी है। उस रिवीजन शीट में आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूलाज लिख सकते हो पूरे चैप्टर के जो यूज हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो जो कि आपको हेल्प करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये रिवीजन शीट आपको हेल्प करेगा चैप्टर को क्विकली रिवाइज। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है ये चीज नहीं सीख पाते, जो कि करंट पेपर पैटर्न की डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इसमें, जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो या तो कोई सोल्यूशन बुक या एनसीईआरटी के सोल्यूशन डाउनलोड करके उसको देख देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपनी थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं समझ आ रहे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो आपको सोल्यूशन से नहीं देखना है, आपको उस कॉन्सेप्ट पे वापस जाना है, उसे दोबारा रीड करना है और फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आप सोल्यूशंस की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले सोल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हर चैप्टर को एक गिवन टाइम फ्रेम में ही खत्म करना है। ये लिस्ट आप देख सकते हो, इसमें मैंने लिखा हुआ है। सो मैंने चैप्टर्स के साथ डेज मेंशन करे हुए हैं कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगने चाहिए। मैंने रेंज लिखी है कि मिनिमम इतने से मैक्सिमम इतने डेज। आपको उस टाइम लिमिट को बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना है। टाइम बाउंड होने से ये रहेगा कि आप अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। हो सकता है आपका काफी ज्यादा सिलेबस रहता हो तो भी अगर आप इस गिवन टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे तो भी आप अभी से स्टार्ट करो, फेब तक अपना सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो अगर आप चैप्टर 1 से भी स्टार्ट करो तो। फिजिक्स को आपको डेली 2 आवर्स करना है, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप डेली 2 आवर्स नहीं करोगे तो एंड में बहुत सारा सिलेबस रह जाएगा और आप उसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाओगे और एंड में आपको लगेगा कि अब मुझसे सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको 2 आवर्स डेली पढ़ना है। इनिशियली हो सकता है आपको 2 आवर्स डेली फिजिक्स ना पढ़ पाओ, लेकिन अगर आप इसको 10 to 15 डेज लगातार कर लोगे
तो आपको इसको कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 डेज लगातार अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह के इसको फॉलो करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना फिजिक्स का सिलेबस इफेक्टिवली कवर करने में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बीच में लग रहा है कि थोड़ा बोरिंग हो गया स्केड्यूल, थोड़े बड़े चैप्टर के बाद कुछ इजी चैप्टर्स चूज कर सकते हो, जिससे क्या रहेगा, आपका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और आप बोर भी नहीं होगे बीच में। लास्टली जब आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर करने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम बचा है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचा है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगी प्रीवियस 5 ईयर्स के आप करो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑल इंडिया, दिल्ली और फॉरेन आप तीनों करो। लेकिन अगर आपके पास फिर भी बहुत टाइम कम रह गया है तो आप फॉरेन के छोड़ के सिर्फ दिल्ली और ऑल इंडिया कर सकते हो। इन पॉइंट्स में से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही आपको फायदा होगा एंड में, उतना ही आपको स्ट्रेस नहीं होगा,